हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से एक और नया कॉन्सेप्ट हम कवर अप करने वाले हैं। हमारी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 2 की ये जो हमारी सीरीज चल रही है, और आज हम कवर अप करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, सो काफ़ी डिटेल में कवर अप करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। हमने ऑलरेडी कवर अप कर दिया है, बेसिक इंट्रोडक्शन कैश बुक के बारे में पढ़ लिया है, और सिंगल कॉलम कैश बुक विथ एग्जाम्पल डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सो आज हम करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक। बहुत ही माइन्यूट और बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इसके अंदर, सब पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं आज हम। सो लेट्स स्टार्ट विद डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, जैसा नाम है ना, डबल कॉलम यानी दो कॉलम्स बनने वाले हैं ईच साइड में, डेबिट और क्रेडिट साइड, यानी हमारे लेफ्ट और राइट साइड में दो कॉलम्स बनने वाले हैं। तो ये दो कॉलम्स किसके बनेंगे? तो डबल कॉलम कैश बुक में हमारे दो कॉलम बनेंगे, एक तो नाम बता रहा है, और दूसरा जो दो कॉलम बनेंगे वो कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारे, जो सारे बैंक्स के रिसिप्ट्स हैं या पेमेंट्स हैं जो बैंक के थ्रू इफेक्ट हो रहे हैं, उसे भी आज हम इस सेशन में डबल कॉलम कैश बुक में डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, तो डबल कॉलम कैश बुक की ज़रूरत कब पड़ती है? क्योंकि जनरली जब बिजनेस होता है ना, वो बिजनेस मैन को अपने करंट अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं। करंट अकाउंट क्या होता है भी? बिजनेस करने के लिए हम एक अकाउंट ऐसा ओपन करते हैं जिसे हम करंट अकाउंट बोलते हैं, जहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स काफ़ी फ्रीक्वेंट होते हैं, उसके इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, उसके चार्जेस अलग होते हैं, वहाँ पे सीसी लिमिट अवेलेबल होती है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं करंट अकाउंट में। अगर आपको क्लियर नहीं है कि करंट अकाउंट क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, सो बिजनेसमैन क्या होता है ना, करंट अकाउंट खोलते हैं बैंक में। ठीक है, और बैंक उस पर इंटरेस्ट नहीं देता करंट अकाउंट में, बट ये उनके थोड़े छोटे मोटे चार्जेस लगाता है, क्योंकि बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइड करने के चार्जेस लगाता है। ठीक है, चेक डिपॉजिट होते हैं, कैश डिपॉजिट होते हैं, चेक विड्रॉल होते हैं, कैश विड्रॉल होते हैं। बिजनेस में तो हर चीज़ की ज़रूरत है, और कब किसकी ये पता नहीं चलता। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे कैश और बैंक बैलेंस दोनों को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपके सामने एक ब्रीफ पिक्चर बना लिए। हम कंटेंट को रीड करेंगे और कोडिंग करते जाएंगे हमारे आज के टॉपिक से। क्या? In this type of cash book, there are two column of amount on each side of the cash books. ठीक है, तो what we are preparing? We are preparing cash book. ठीक है, so in both side we have two column, cash and bank. In fact, nowadays the bank transactions are very large in number. So in many organization, as far as possible, all receipt and payment are affected through banks. तो हमने already discuss किया कि भाई बहुत ज़्यादा transactions हैं, तो receipts और payment जो है हमारे बैंक के थ्रू affect होते हैं। A businessman generally open a current account with a bank. Bank do not allow any interest. क्यों नहीं अलाउ करते हैं इस पे इंटरेस्ट? बिकॉज ये करंट अकाउंट है, बिजनेस पर्पज के लिए होता है। सेविंग्स में जनरली बैंक जो है हमें इंटरेस्ट अलाउ करता है। ठीक है, ऑन द बैलेंस इन द करंट अकाउंट। ठीक है, बट चार्ज अ स्मॉल अमाउंट कॉल्ड इंसिडेंटल चार्जेस। तो हमें क्या जाने को मिला? तो छोटी छोटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंक, और उस पर जो चार्जेस लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंटल चार्जेस फॉर द सर्विस रेंडर। क्या? For depositing cash or check in the bank account, a form has to be filled, which is called a pay-in slip. तो पे-इन स्लिप क्या होता है हमने ये भी देख लिया, यानी कैश विड्रॉ या कैश डिपॉजिट करना है तो हमें करेंट अकाउंट के लिए पे-इन स्लिप यानी एक तरीके का फॉर्म फिल करना पड़ता है। इट कंटेन अ काउंटरफोलियो ऑल्सो विच इज रिटर्न टू द कस्टमर। एक क्या था बोलते हैं ना, सबूत होना चाहिए आपने पैसे जमा किए हैं। भाई कई बार होता है ना, ओनर खुद नहीं जाता, या जो हेड ऑफ द बिजनेस है वो खुद नहीं जाता, वो किसी और को भेजता है। तो भाई पैसे आपने जमा किए कि नहीं किए, इसके लिए आपको एक रिटर्न में रिसिप्ट मिलती है, तो उसको बोलते हैं काउंटर फॉइल। ठीक है, जो कि रिटर्न में मिलेगी विद द सिग्नेचर ऑफ कैशियर एज रिसिप्ट। तो पे इन स्लिप आपने फिल किया, आपने कैश डिपॉजिट या आपने विड्रॉ किया है, और उसके बदले में आपको क्या मिलने वाली है? एक रिसिप्ट मिलने वाली है एज अ रिटर्न। ठीक है, द बैंक इशू ब्लैंक चेक फॉर्म्स टू द अकाउंट होल्डर फॉर विड्रॉइंग मनी, and the depositor write the name of the party to whom payment is to be made after the words pay printed on the check. अब चेक क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक क्या होता है, वो हमने ऑलरेडी एक सेपरेट सेशन में बहुत ही डिटेल में कवर अप किया है, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के साथ कनेक्ट कर दूंगी, तो आप उसे रेफर कर लें, और चेक्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ चेक उसे रेफर कर लें। ठीक है, सो ये पे इन स्लिप है। पे इन स्लिप किस लिए था? पे इन स्लिप कैश आप जब डिपॉजिट कर रहे हैं या चेक डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है ना, ये उसका
आपको कॉपी दिया गया है। और दूसरा है हमारे पास चेक का फॉर्म, ठीक है। तो आपको चेक बता दिया गया है चेक क्या है, ठीक है। चेक को हमने ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है डिटेल में, आप उसे जो है उस वीडियो से डेफिनेटली रेफर कर लेंगे, ठीक है। सो when the bearer world is struck off by drawing in line, the check becomes the order check। तो यहाँ पे डिफरेंट चेक्स को बताया गया, पहले बताया गया चेक क्या है, फिर टाइप्स ऑफ चेक में उन्होंने सबसे पहले बताया ऑर्डर चेक क्या है, ठीक है। Forms printed bearer, which means payment is to be made to the person whose name has to be written for the word say pay or the bearer of the check। हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है काफ़ी डिटेल में। तो यहाँ पे ये बोला है कि ये एक ऐसा चेक है, चेक फॉर्म है जहाँ पे वर्ड बियरर प्रिंटेड रहेगा, यानी आप जो पेमेंट कर सकते हो वो जिसका नाम वहाँ पे लिखा है या उसके बियरर को पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। और बियरर को अगर 2 लाइन के बीच में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम ऑर्डर चेक बोल देते हैं फिर, ठीक है। So it means the payment to be made to the person whose name is written on the check or to his order after proper identification, ठीक है। चेक आर जनरली क्रॉस्ड इन प्रैक्टिस, तो क्रॉस चेक भी हमने ऑलरेडी कवर अप किया, आपसे रिक्वेस्ट है उस वीडियो को रेफर करेंगे। द पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक कैन नॉट बी मेड डायरेक्ट टू द पार्टी टू द काउंटर, इट इज पेड ओनली थ्रू द बैंक। When two parallel lines are drawn across the check, it is said to be cross check, ठीक है। So various type of crossing is possible with the degree of safety of the payment। तो कौन कौन सी हैं, ये different types of crossing की हुई है। In case of account pay only crossing, the amount of check can be deposited only in the account of the person whose name appear on the check। account pay check है तो जिसका नाम लिखा है उसके account में जाएगा। When the name of the bank is written between two parallel line, it becomes a special crossing। तो हमने पहले account pay crossing देखा, फिर special crossing देखा। The payment can be made only to the bank whose name has been written between the two lines, ठीक है। Though this is rarely done, a check can be transferred by the payee to another person, and if it is not crossed, account payee only। A bearer check can be passed only by mere delivery, ठीक है। तो यहाँ पे bearer check के बारे में भी explain किया। An order check can be transferred by endorsement and delivery। तो order जो check है वो transfer कर सकते हैं by endorsement और delivery। इंडोर्समेंट हमारा क्या होता है, इन्होंने बताया भाई इंडोर्समेंट मीन्स दी राइटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन टू पे द चेक टू अ पर्टिकुलर पर्सन एंड साइनिंग इट ऑन द बैक ऑफ द चेक। इंडोर्समेंट का मतलब इन्होंने क्या बता दिया कि भाई हमारा जो ऑर्डर चेक है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, हमारा ऑर्डर चेक ट्रांसफ़र हो सकता है 2 तरीक़ों से, या तो इंडोर्समेंट एंड आपका डिलीवरी के तरीके से। इंडोर्समेंट क्या होता है, ये इंडोर्समेंट चेक में आपके इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं वहाँ पे, और कि भाई चेक इस एक्स या वाई पर्टिकुलर पर्सन को आपको पे करना है और उसके बैक ऑफ द चेक में वो साइन कर देते हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉसिंग है। जस्ट अभी तक हमने सिर्फ थ्योरेटिकल बातें की, अभी तक हम अकाउंट्स के परस्पेक्टिव में नहीं है, क्योंकि देखिए बेस बनना क्लियर है, नहीं तो आप रटते रह जाओगे चेक क्या है, बैंक क्या है, और ट्रांजेक्शन्स जब आगे चल के डिफिकल्ट हो जाती हैं तो आपको कन्फ्यूजन होती है, इसलिए बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। सो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार समझ लेंगे, ये ऐसा कॉन्सेप्ट आपके साथ लाइफ टाइम चलने वाला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने एग्जाम दिया उसके साथ ओवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको चेक और टाइप्स ऑफ चेक को डिटेल में रेफर करना है, ठीक है। When the number of bank transactions are large, it is convenient to have a separate amount column for the bank transactions in the cash book itself instead of recording them in the journal. This helps in getting information about the position of bank account from time to time। हमें समय समय से बैंक में क्या चल रहा है उसके बारे में पता चलेगा। जिस तरीके से हम कैश ट्रांजैक्शन के सारे पेमेंट्स एंड रिसीट्स को दिखाते थे, उसी तरीके से हम बैंक ट्रांजैक्शन को दिखाएंगे, ठीक है। ये आप थोड़ा सा रीड कर लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक वर्ड आएगा सी जिसको हम डिनोट करते हैं कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, जब साइमल्टेनियसली कैश और बैंक दोनों इफेक्ट हो रहे हो, तो उस केस में आपको कॉन्ट्रा एंट्री दिखा दी, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। उस दोनों एंट्री के सामने हम सी मेंशन करेंगे, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जो हमारे लेजर फोलियो कॉलम के अंदर इंडिकेट की जाती है, वहाँ पे मेंशन की जाती है, ठीक है। सो एक ब्रीफ पॉइंट था कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में, ठीक है। द बैंक कॉलम इज बैलेंस्ड इन द सेम वे एज द कैश कॉलम, एकदम सेम तरीके से चीज़ें चलेगी। However, in the bank column there can be a credit balance also because of what, तो अभी बैंक कॉलम में क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, यानी आप ज़्यादा विड्रॉ भी कर सकते हैं। कैश में तो जितना जेब में है उतना खर्च करोगे, लेकिन बैंक में ज़्यादा विड्रॉ पॉसिबल है। जी हाँ, बैंक में ज़्यादा विड्रॉ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि कई बार बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे, यानी
ओवर विड्रॉ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो अगर आपका बैलेंस निगेटिव आ रहा है बैंक में तो घबराना नहीं है, वो आपकी लाइबिलिटी हो सकती है, बट उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। So there can be credit balance also because of the overdraft taken from the bank. Overdraft is a situation when cash withdrawn from the bank exceed the amount of deposit, यानी withdraw जो किया वो ज़्यादा कर लिया as compared to the amount which is available in the bank. I hope आपको clear हो रहा हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रही हूँ या आपका कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं हुआ है, उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करेंगे, ठीक है। Entries in respect of check received should be made into the bank column of the cash book. When check is received, it may be deposited into the bank on the same day or maybe on the another day. तो ये तो पॉसिबल है ना, चेक आपको मिला, आपने आज आप नहीं पहुंच पाए, बैंक का टाइमिंग ओवर हो गया या आप कहीं और बिजी हो गए, तो आप नेक्स्ट डे भी उसे डिपॉजिट कर सकते हो। सो इट्स पॉसिबल कि आप नेक्स्ट डे डिपॉजिट करो। तो उस केस में हमारी एंट्रीज जो है डिफरेंट हो जाएंगी। In case it is deposited on the same day, it is recorded into the bank column of the cash book of the receipt side. And if the check is deposited on the another day, on the date of receipt, it is treated as cash receipt and hence recorded in the cash column. And on the day of the deposit, it is shown in the balance column. तो ये एक तरीके से, और this is a contra entry. सो ये एक तरीके से आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू कि भाई कॉन्ट्रा एंट्री क्या है वो समझाने की कोशिश की है। मैं आपको उसे नंबर्स के थ्रू समझाना चाहूँगी, क्योंकि थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग में मैं नहीं समझाना चाहूँगी। नंबर्स के थ्रू समझेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमारी ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, ठीक है। सो चेक रिसीव्ड हो रहा है, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, चेक डिसऑनर्ड हो जाता है, ये सारी बातें हम नंबर्स एंड न्यूमेरिकल के थ्रू चेक करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप ब्रीफ रीड कर लेंगे, कोई डाउट होगा तो उससे पूछेंगे। ये हमारा फॉर्मेट रहने वाला है कैश बुक का। फॉर्मेट हमारा डबल कॉलम कैश बुक का होगा। तो दो पार्ट में हमारा डिवाइडेड है कैश बुक, आप देख सकते हैं। डेट, ठीक है, जिस डेट का ट्रांजैक्शन है। रिसिप्ट साइड आपका लेजर फोलियो, यहाँ पे फिर से ध्यान दे रहे हैं, हम जनरल फोलियो नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये क्या प्रिपेयर हो रही है, कैश बुक प्रिपेयर हो रही है, कैश लेजर नहीं। सो लेजर फोलियो, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक अकाउंट अब बढ़ गया है डबल कॉलम में। अदर साइड सेम डेट, पेमेंट्स, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। तो क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड, ये हमारा फॉर्मेट है डबल कॉलम कैश बुक का। आई बिलीव आपको फॉर्मेट क्लियर हो रहा है, तो क्विकली एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं ताकि पिक्चर और क्लियर हो जाए। सबसे पहला हमें बैंक बैलेंस गिवन है 42,000 और कैश बैलेंस गिवन है 15,000 का। तो कैश बुक की एंट्री हम कर रहे हैं केवल। सो बैंक और कैश ये दोनों एसेट होते हैं, ये हमारा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो आपने डेट दे दी, रिसिप्ट दे दिया, अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया, रिस्पेक्टिव कॉलम 42,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है परचेज गुड्स बाय चेक। आपने गुड्स को परचेज किया, आपके पास गुड्स आ गए। तो जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हम क्या दिखाते हैं, परचेजेस दिखाते हैं, गुड्स नहीं दिखाते हैं। ये मैंने ऑलरेडी जर्नल एंट्री के टाइम में एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। तो हमने परचेजेस दिखाया लेकिन चेक के थ्रू हुआ, यानी बैंक में ये इफेक्ट आने वाला है ना। सो परचेज किया, तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले देखना है क्या ये रिसिप्ट है या पेमेंट है। फिर हमें देखना है ये कैश को इम्पैक्ट कर रहा है या बैंक को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। सो हमने परचेज किया अगर गुड्स को तो मेरे जेब से पैसे चले गए, तो पेमेंट है, ये क्लियर हो गया। अब ये हमारे कैश को इम्पैक्ट कर रहा है, बैंक को इम्पैक्ट कर रहा है। सो हम पेमेंट साइड में आ गए, परचेजेस दिखा दिया, और किसको इम्पैक्ट कर रहा है, बैंक को। कितना अमाउंट है, 12,000, बैंक कॉलम में 12,000। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। प्लीज रटेंगे नहीं, कोई भी डाउट होगा आप इसे बार बार पूछेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 12,000। नेक्स्ट हमारी एंट्री है सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश। तो हम जब गुड्स सोल्ड करते हैं तो पैसे आते हैं, तो क्या है, रिसिप्ट हो रहा है, ठीक। क्या आ रहा है, कैश या बैंक, कैश आ रहा है क्योंकि कैश में बोला है। तो गुड्स के केस में हमने सेल्स लिखना है, लेकिन ये किसको इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे कैश अकाउंट को। कितना अमाउंट है, 6,000। सो रिसिप्ट है, सेल्स, डेट दे दी आपने, सेल्स दे दी, कैश कॉलम में आपने दे दिया 6,000, ठीक है। ये निल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। नेक्स्ट, परचेज मशीनरी बाय चेक। तो अब हमने मशीनरी परचेज की है, तो रिसिप्ट है या पेमेंट है। जब हम मशीन लेकर के आए घर तो मेरे जेब से पैसे चले गए, पेमेंट है, ठीक है। किस वजह से, नेचर क्या है,
मशीनरी की वजह से पर है आपकी पेमेंट आ रही है। और किस तरीके से की है, कैश में या बैंक में, तो चेक दिया है तो बैंक में। सो हमें क्या करना है, पेमेंट में जाना है, मशीनरी लिखना है और बैंक कॉलम में इफेक्ट दिखाना है। पेमेंट में जाना है, मशीन लिखना है और बैंक कॉलम में इफेक्ट दिखाना है 5500। रटना मत, आपसे बार बार रिक्वेस्ट करी, समझने की कोशिश करना एक एक ट्रांजेक्शन को। फिर से आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक, डिपॉजिट सेम डे। चलो ये बहुत ही ट्रिकी बात हो गई, यहाँ पे आएगी हमारी जो है कॉन्ट्रा एंट्री, कि अगर हम क्या उसको ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले गुड सोल्ड किया तो पैसा क्या आ गया, रिसीव हुआ हमारे जेब में। तो जब पैसे आए हमारे जेब में तो हमने क्या किया, रिसिप्ट किया। किस वजह से रिसीव्ड हुआ, हमारा हमारे सेल करने की वजह से रिसीव्ड हुआ है ना। आपने सेल किया इसलिए रिसिप्ट हुआ, तो हमें रिसिप्ट साइज में डालना है, नेचर दिखाना है सेल्स, और आपको चेक रिसीव्ड हुआ यानी आपने जब आए तो बैंक अकाउंट आपको मिला, ठीक है, किसकी वजह से, सेल्स की वजह से, तो डायरेक्ट जमा हो गया। कैश मिलता तब आप जमा करते, तब कॉन्ट्रा एंट्री बनती यहाँ पे, ठीक है, अभी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनेगी, ये कैच है, ठीक है। तो आपने पहले रिसिप्ट है तो हमने देख लिया रिसिप्ट है, नेचर क्या है, सेल्स है, कितना अमाउंट था 4500, चेक रिसीव्ड हुआ और सेम डे ही जाके डिपॉजिट कर दिया 4500, क्या। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम, बट 1 सेकेंड, परचेज गुड्स फ्रॉम मरीउल्ला इन कैश। तो एक पर्सन का नाम दिया है, उनसे गुड्स परचेज किए गए, किसमें, कैश में। तो सबसे पहले पेमेंट है या रिसिप्ट, तो आपने गुड्स को जब बाय किया होगा तो आपने पेमेंट की होगी, तो पेमेंट साइड में आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे। नेचर क्या है, परचेजेस। अकाउंट क्या इफेक्ट होगा, कैश। अमाउंट कितना है, 17,400। पेमेंट साइड में परचेजेस 17,400, सेटिस्फाइड होना कैश कॉलम में। जनरली मिस्टेक क्या होती है, स्टूडेंट कैश और बैंक कॉलम में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही ध्यान से प्रैक्टिस करना है। कितनी बार भी आपको डाउट हो आप उसे पूछ के क्लियर करें, लेकिन आप जो है मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफ टेक्निकल एरर आ गया, हम कंटिन्यू करते हैं हमारे इसी क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सितंबर 20 का, परचेज स्टेशनरी बाय चेक। तो आपने क्या किया, परचेज किया, तो रिसिप्ट है या पेमेंट, हमें पहले ये चेक करना है। 1 सेकेंड प्लीज, रिसिप्ट है या पेमेंट है, हमें ये देखना है, नेचर चेक करना है, एंड देन कैश कॉलम में जाएगा या बैंक में, ये देखना है। सो हमने क्या किया, परचेज किया तो हमें पेमेंट करनी पड़ी, तो हम पेमेंट में जाएंगे। नेचर क्या है, स्टेशनरी है, यहाँ परचेज नहीं है, स्टॉक में परचेज या सेल दिखाते हैं, ठीक है। तो स्टेशनरी है और कैश में है, बैंक में, तो भाई चेक से पेमेंट हुई है तो बैंक में। तो चलिए, अमाउंट है 1100, तो पेमेंट साइड आ गए, स्टेशनरी आ गए और चेक से पेमेंट हुई है बैंक अकाउंट में 1100। बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चेक पेड टू रोहित। अब रोहित को पेमेंट कर रहे हैं, है ना, तो साफ पेमेंट में आ गए। नेचर किसको कर रहे हैं, रोहित को कर रहे हैं। क्या पेमेंट करिए भाई, चेक करिए, तो बैंक अकाउंट में फर्क आएगा, बैंक कॉलम में फर्क आएगा, तो रोहित का बैंक कॉलम में 1500। क्लियर। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश विड्रॉ किया है कहाँ से, बैंक से। अब ये आगे कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि कैश और बैंक दोनों आ रहे हैं। तो कैश विड्रॉ किया तो आपकी जेब में क्या आया, कैश आया। बैंक खाते में से पैसे कम हो गए, बैंक में से पैसे कम हो गए, जेब में कैश आ गया। तो हम पहले क्या करेंगे, हमें हमारे जेब में क्या है, कैश में रिसीट हुआ है, तो इसे रिसिप्ट साइड में, रिसिप्ट साइड में कैश में रिसीव्ड हुआ है तो टू बैंक, और कैश कॉलम में 10,000। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। सो रिसिप्ट साइड में आपका बैंक में नेचर क्या था, बैंक, बैंक से रिसीट हुआ है और अमाउंट कितना है 10,000 कैश कॉलम में। यहीं पे हम वापस आ जाएंगे। सबसे पहले पेमेंट हुई है, किसने करी है, बैंक ने करी है। नेचर क्या है, कैश की वजह से करी, क्योंकि कैश विड्रॉ किया तो कैश और बैंक में से पैसे कम हो गए 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया
कॉन्ट्रा एंट्री क्योंकि साथ ही साथ कैश और बैंक दोनों इम्पैक्ट हो रहे हैं। क्लियर है? कोई डाउट है मल्टीपल टाइम्स पूछ सकते हो, क्वेरी अपने साथ घर नहीं लेके जाना। नेक्स्ट, रेंट पेड बाय चेक। तो सबसे पहले पेमेंट है या रिसिप्ट, तो पेमेंट हो रही है, ये क्लियर हो गया, चलो ठीक है। नेचर क्या है, रेंट की वजह से हो रही है। किस कॉलम को फर्क कर रहा है, चेक दे रहे हैं तो बैंक कॉलम को। सो चलिए पेमेंट साइड रेंट, क्लियर। और किस कॉलम को फर्क कर रहा है, बैंक को 2500 क्योंकि चेक में पेमेंट करी है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट है पेड सैलरी, कुछ नहीं बताया, बिल्कुल शांत, तो अपने कैश में मान के चलेंगे, ठीक है। कुछ बोला होता तो हम उसे चेक में ले लेते हैं या कैश में, जो भी बोला होता। सो पेमेंट है, ये तो क्लियर हो गया। नेचर सैलरी है और पेमेंट हम कर रहे हैं कैश में, तो पेमेंट है, नेचर सैलरी है और पेमेंट कर रहे हैं कैश में, ठीक है। अब आप बैलेंस निकाल लेंगे तो ये आपका बैलेंस कैरी डाउन जो आया है, ये बैलेंसिंग फिगर आया होगा, यानी जो आपका डिफरेंस है ये आपका आ गया, और आप नेट टोटल करके इस डिफरेंस को यहाँ पे ब्रॉड डाउन कर देंगे आपके नेक्स्ट मंथ में। सो आई बिलीव आपको क्लियर हो गया कि कैश बुक कैसे होता है, क्या है कॉन्ट्रा एंट्री और कैसे कॉन्ट्रा एंट्री को हम पास करते हैं, ठीक है। सो जब हमने बैंक कॉलम बना लिया कैश बुक में, तो हमें एक नया लेजर बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर, ठीक है। उसके बाद इसमें डिफरेंट जो हमने परचेजेस किए, सेल्स किए, मशीनरी, स्टेशनरी है आपका, रोहित का अकाउंट है, रेंट है, सैलरी, ये सारे लेजर बने हुए। इसको एक बार आप जस्ट लेजर को ओवरव्यू कर लेंगे और इसको प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार। सो आई बिलीव आज के सेशन में आपको बहुत सारे पॉइंटर्स क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले आपको क्लियर होगा डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है। उसके बाद आपको ये क्लियर होगा कि हमने जो वीडियो आपको लिंक शेयर की है उसके साथ आप समझेंगे चेक क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं और टाइप्स ऑफ चेक के बारे में डिटेल नॉलेज ले लेंगे, ठीक है। फिर आपने समझा इंसिडेंटल चार्जेस क्या होते हैं, आपने करंट अकाउंट समझा, पे इन स्लिप क्या होता है आपने ये भी समझा, ठीक है। आपने डिफरेंट चेक्स एंड टाइप्स ऑफ चेक्स के बारे में समझा, आपने कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है इसके बारे में समझा, आपने ओवरड्राफ्ट क्या होता है इसके बारे में भी समझा। फिर हमने फॉर्मेट देखा कैश बुक का और एक से एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया। कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, उसे मल्टीपल टाइम आप पूछें, उसे क्लियर करके जाएं, लेकिन इन क्वेरीज को अपने साथ घर नहीं लेके जाएंगे। अकाउंट्स केवल एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए नहीं, आपके साथ लाइफ टाइम इस जर्नी में चलता है। इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।